सो हेलो एंड वेलकम टू एलएलबी सिंप्लीफाइड बाय अदिति सक्से। आज का हमारा टॉपिक होगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में मॉड्यूल फर्स्ट, जो कि है इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, पॉजिटिविज्म क्या होता है, बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म, कम्युनिटेरियन अप्रोच। और उसके साथ साथ हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ अदर एलाइड सब्जेक्ट जैसे कि सोशलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया। सो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का अगर हम मीनिंग देखें तो वो है एक सिस्टमैटिक स्टडी है पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट की और पॉलिटिकल बिहेवियर की। पॉलिटिकल साइंस की जो ब्रांच है वो एक्सप्लोर होती है थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नेंस में, और वो एनालाइज करती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, पॉलिटिकल एंटाइटीज़ को, और उसके साथ साथ वो फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी एनालाइज करती है। पॉलिटिकल साइंस की जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। ग्रीक वर्ड जो कि पॉलिस और सकेर। पॉलिस का मीनिंग होता है सिटी और कि या फिर स्टेट, और सकेर का मीनिंग होता है टू नो। इट मीन्स कलेक्टिवली इट मीन्स नॉलेज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद अगर हम डेफिनेशंस की बात की जाए तो देर आर 4 मेन थिंकर्स। फर्स्ट वन इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बोला था पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस दैट स्टडीज द स्टेट एंड गवर्नमेंट। एरिस्टोटल का ये कहना था कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक मास्टर साइंस है। मास्टर साइंस क्यों? क्योंकि वो डील करता है ह्यूमन अफेयर्स को एक कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में, और इसके साथ साथ वो इन्फ्लुएंस करता है ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आए गार्नर। गार्नर ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट। गार्नर का यह मानना था कि पॉलिटिकल साइंस का जो सेंटर ऑफ फोकस है वो स्टेट है। उनके बाद आए डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन का मानना था कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक स्टडी है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ की। अथॉरिटेटिव वैल्यूज़ ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ की जो स्टडी है वो पॉलिटिकल साइंस में की जाती है, ऐसा डेविड ईस्टन का मानना था। और ईस्टन एम्फसाइजेस द प्रोसेस थ्रू विच पॉलिटिकल डिसीजंस डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस एंड वैल्यूज इन सोसाइटी। ओके, ईस्टन जो थे वो एम्फसाइज करते थे प्रोसेस जिसके थ्रू पॉलिटिकल डिसीजंस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिसोर्सेस और वैल्यूज़ में, सोसाइटीज़ में। ओके, हार्लोट लैसवेल ने बोला था कि पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विथ हु गेट व्हाट, व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिकल साइंस जो है वो कंसर्न होता है किसको, कब, कहाँ, क्या मिला इसमें। मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर में है। एक बार फिर से हम देखेंगे, एरिस्टोटल का कहना था कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक मास्टर साइंस है। गार्नर का कहना था कि पॉलिटिकल साइंस का जो फोकस है वो पूरा का पूरा स्टेट पे है। डेविड ईस्टन ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ को, और हार्लोट लैसवेल ने बोला था कि पॉलिटिकल साइंस का जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर पे है। ठीक है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने 7 डिफरेंट आपको की पॉइंट्स दिए हैं। अगर इसमें से आपने 5 भी लिखे या फिर 5 भी आपको याद रह गए तो एग्जाम में वो सफिशिएंट है। फर्स्टली वी विल सी पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस। वो सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ब्रांच है सोशल साइंस की। क्यों? क्योंकि वो स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। किसके रिलेशन में? स्पेशली इन द रिलेशन विथ पावर एंड गवर्नेंस। पावर एंड गवर्नेंस के रिलेशन में ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी में कैसे रिएक्ट करता है, इसकी स्टडी कहाँ पे की जाती है? पॉलिटिकल साइंस में की जाती है, इसलिए वो क्या है? सोशल साइंस की ब्रांच है। इसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में भी काम करता है और एम्पेरिकल एस्पेक्ट में भी काम करता है। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट हमने क्यों बोला? क्योंकि इसका जो पूरा कंसर्न है वो है व्हाट ऑट टू बी पे, मतलब वैल्यू, जस्टिस और राइट में। और एम्पेरिकल एस्पेक्ट में हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस का कंसर्न है विथ वॉट इज ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल बिहेवियर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जो भी ऑब्जर्वेशन है और जो भी उनका एनालाइज होता है वो पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है, इसलिए वो एम्पेरिकल एस्पेक्ट में भी उनका काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे डिसिप्लिन से नॉलेज गेन करता है, बहुत सारी डिसिप्लिन से वो नॉलेज गेन करता है पॉलिटिकल साइंस, इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, फिर वो कौन कौन से डिसिप्लिन से नॉलेज गेन करता है? वो नॉलेज गेन करता है हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, सोशोलॉजी से, लॉ से या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो
डिस्क्रिप्टिव भी है और प्रिस्पेक्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशन को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशन कैसे ऑपरेट करते हैं। और प्रिस्क्रिप्टिव इसलिए क्योंकि वो सजेस्ट करता है चेंजेस, वो सजेस्ट करता है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को कि उनको कैसे ऑपरेट करना चाहिए, किसके बेस पे? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बेस पे, लिबर्टी के बेस पे और उसके साथ साथ इक्वालिटी के बेस पे, ठीक है। और अगर इसके बाद हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, मतलब पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी करता है पावर और अथॉरिटी की, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस फंडामेंटली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी इन सोसाइटी, ओके। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टेट सेंट्रिक है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली हम अगर पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन देखें तो उसका सारा का सारा लार्जली फोकस किस पे था? स्टेट पे था और उसके साथ साथ उसके इंस्टीट्यूशन पे था। इंस्टीट्यूशन जैसे कि लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, ओके। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक किसे कहते हैं? जो टाइम के साथ इवॉल्व होता है, और पॉलिटिकल साइंस भी टाइम के साथ इवॉल्व होता है। उसमें अगर हम देखें कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो होता है उसमें बहुत सारे स्टडी जो है इंक्लूड की गई है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी हो, पब्लिक पॉलिसी की हो, फेमिनिज्म की हो, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ की हो या फिर ग्लोबल गवर्नेंस की हो, ओके। सो आई एम क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि द कंटेम्प्रेरी अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। कंटेम्प्रेरी अप्रोच की अगर हम बात की जाए तो मिड 20th सेंचुरी में कंटेम्प्रेरी अप्रोच हुआ था, जिसके थ्रू मॉडर्न मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव जो है वो पॉलिटिक्स के स्टडी में इन्वॉल्व की गई थी। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोचेस में क्या था? उनका सारा का सारा फोकस लीगल, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिक एनालिसिस पे था। लेकिन कंटेम्प्रेरी अप्रोच मिड 20th सेंचुरी में आने के बाद पॉलिटिकल साइंस का जो फोकस है वो एम्पेरिकल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड, प्रैक्टिकल रिलेवेंस, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में आ गया, ओके। एम्पेरिकल रिसर्च की अगर हम बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस में अब अगर हम देखें तो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस की थ्रू फैक्ट्स, डाटा, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में इन्वॉल्व किए गए हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड्स भी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में ऐड की गई है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स हो, सर्वेज हो, मॉडल्स हो, ओके। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल रिलेवेंस तक ऐड किया गया है कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के थ्रू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, ओके। और इसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करने लगा है कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के थ्रू। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी मतलब पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की मिक्सिंग किसके साथ? सोशियोलॉजी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, फिलॉसफी के साथ और उसके साथ साथ साइकोलॉजी के साथ, लॉ के साथ और बहुत सारे और भी ब्रांचेस के साथ मिक्सिंग की गई है पॉलिटिक्स की स्टडीज़, ओके। अगर हम इसके बाद की फीचर्स देखें कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के, तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच क्या है? ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक है, उसके बाद वो ह्यूमन बिहेवियर को देखता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कौन से प्रॉब्लम्स? सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ओके। उसके बाद वो ग्लोबल है, इंक्लूसिव है। क्यों ग्लोबल और इंक्लूसिव है? क्योंकि वो कंसिडर करता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव को। कौन से डाइवर्स पर्सपेक्टिव? जैसे कि जेंडर हो, क्लास हो, कल्चर हो, ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोच में, इसीलिए वो ग्लोबल भी है और इंक्लूसिव भी है। उसके बाद हमने देखा कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो है वो डायनेमिक भी है और इवॉल्विंग भी है। डायनेमिक और इवॉल्विंग क्यों? क्योंकि वो अडॉप्ट करता है न्यू थेरीज को, टेक्नोलॉजीज़ को और उसके साथ साथ पॉलिटिकल चेंजेस को। सो हमने अब तक देखा मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। अब हम देखेंगे पॉजिटिविज्म, बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म, कम्युनिटेरियन अप्रोच, ओके। पॉजिटिविज्म मतलब क्या होता है? पॉजिटिविज्म का अगर हम मीनिंग देखें तो एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जिसमें हम स्टडी करते हैं सोसाइटी और पॉलिटिक्स की। किसकी स्टडी करते हैं हम? सोसाइटी और पॉलिटिक्स की स्टडी पॉजिटिविज्म में की जाती है। इट बिलीव्स दैट सोशल वर्ल्ड ऑपरेट्स अंडर जनरल लॉ, मतलब नेचुरल वर्ल्ड की तरह ही सोशल वर्ल्ड भी जनरल लॉज के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। और पॉजिटिविज्म का ये भी मानना है कि
जो लॉज है, जनरल लॉज है, वो कहाँ पे डिस्कवर किए जाए हैं? वो इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिस्कवर्ड किए गए हैं। इसी वजह से पॉजिटिविज्म जो है वो कहता है कि नेचुरल वर्ल्ड की तरह ही सोशल वर्ल्ड भी जनरल लॉ से ऑपरेट किए जाते हैं। वो जनरल लॉ जो इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से डिस्कवर किए गए हैं और रैशनल एनालिसिस से डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम की फीचर्स देखें पॉजिटिविज्म के, तो वो एम्फसाइज करता है फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब फैक्ट बेस्ड जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं रियलिटी के, वो पॉजिटिविज्म में किए जाते हैं। पॉजिटिविज्म जो है वो रिजेक्ट करता है मेटाफिजिक्स को। मतलब वो वैल्यू जजमेंट और सब्जेक्टिव ओपिनियंस को यहाँ पे रिजेक्ट करता है, और वो यहाँ पे प्रेफर क्या करता है? एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन को। क्या प्रेफर करता है? एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पॉजिटिविज्म जो है वो प्रमोट क्या करता है? कॉज इफेक्ट एनालिसिस। क्या प्रमोट करता है? कॉज इफेक्ट एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पॉजिटिविज्म जो है वो प्रिफर करता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड मतलब क्या? स्टैटिस्टिक, मेजरमेंट्स, ईटीसी जो होता है वो कौन करता है प्रिफर? पॉजिटिविज्म करता है। ओके। यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉजिटिविज्म में की थिंकर्स कौन है। ऑगस्ट कॉम्टे हो गए, इमाइल डुर्कheim हो गए, या फिर जॉन ऑस्टिन हो गए। ये सारे जो है वो पॉजिटिविज्म में आ गए। ठीक है। ऑगस्ट कॉम्टे कौन थे? वो फादर ऑफ पॉजिटिविज्म थे। इमाइल डुर्कheim कौन थे? वो जो थे वो सोशियोलॉजी के थिंकर थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत बड़ा काम किया है। और अगर हम बात करें जॉन ऑस्टिन की, तो वो लॉ से आए हैं, लीगल पॉजिटिविज्म की उन्होंने थेरी हमें बताई है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो studying how many people follow a traffic rule instead of whether it is morally right। मतलब morally right भले ही है कि हमें ट्रैफिक के रूल्स सारे फॉलो करने चाहिए, या फिर हमें जो भी सोसाइटी में रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में एक्चुअली कितने सारे लोग हैं जो ये जो रूल्स है वो फॉलो करते हैं। इसकी जो स्टडी है वो पॉजिटिविज्म में की जाती है। ठीक है। एम आई क्लियर? बिहेवियरल अप्रोच का अगर हम देखें तो ये एक मूवमेंट थी पॉलिटिकल साइंस में जो 1950s में आई थी, दैट एम्फसाइजेस द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियरल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप यूजिंग साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल मेथड। मतलब साइंटिफिक और एम्पेरिकल मेथड के यूज से इंडिविजुअल और ग्रुप की जो पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी की गई थी वो बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू की गई थी। अगर इसका की फीचर्स हम देखें तो इसका पूरा का पूरा फोकस था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, ना कि पॉलिटिकल थ्योरी पे। ठीक है। इसके साथ साथ बिहेवियरल अप्रोच जो था वो यूज़ करता था क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, जैसे कि सर्वेज हो, डाटा एनालिसिस हो। ये ड्रॉ हुआ था साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से। इसके साथ साथ इसका पूरा का पूरा फोकस किस पे था? वोटिंग बिहेवियर, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ईटीसी पे। ठीक है। की थिंकर्स की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डॉल, कार्ल तेत्सू यहाँ पे की थिंकर्स थे। क्रिटिसिज्म बिहेवियरल अप्रोच का हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा फैक्ट फोकस्ड है, और जिसकी वजह से वैल्यूज जो है यहाँ पे इग्नोर की गई है। वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, राइट एंड इथिक्स जो है यहाँ पे इग्नोर किए गए हैं। इसके बाद आया पोस्ट पॉजिटिविज्म अगर हम देखें तो पोस्ट पॉजिटिविज्म आया था लूपहोल्स को क्लियर करने के लिए पॉजिटिविज्म के। इसके अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म जो है वो एक्सेप्ट करता था इम्पोर्टेंस एम्पेरिकल डाटा के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन और वैल्यूज़ की बिहाइंड द नॉलेज। ओके। इसके अगर की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये रिकॉग्नाइज करता था नॉलेज इज़ नॉट अ वैल्यू फ्री। उसके बाद इसने बोला था कि मतलब जो पोस्ट पॉजिटिविज्म था वो इनकरेज करता था क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिटिकल एजम्पशंस को, और वो अलाउ करता था मल्टीपल रियलिटीज़ एंड इंटरप्रिटेशंस को पॉलिटिकल साइंस में। इसके साथ साथ वो प्रमोट करता था मिक्स्ड मेथड को। मतलब जो पॉजिटिविज्म था वो क्वांटिटेटिव मेथड को प्रमोट कर रहा था, यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो मिक्स्ड मेथड मतलब क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेथड को भी यहाँ पे ये प्रमोट कर रहा है। की थिंकर्स की अगर हम बात करें तो थॉमस कोहन, कार्ल पॉपर और रॉबर्ट मार्कुसे जो है वो यहाँ पे की थिंकर्स थे।
उसके बाद आया पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के जो क्रिटिसिज्म था वो क्लियर करने के लिए, लूप होल्स क्लियर करने के लिए पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया। पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच जो आया था वो 1960s में आया था। बिहेवियरल अप्रोच के जो लैक ऑफ कंसर्न था वैल्यूज़ एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, उसको क्लियर करने के लिए आया था पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। क्यों आया था? वैल्यूज़ एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो बिहेवियरल अप्रोच में आए थे वो क्लियर करने के लिए पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया। इट कॉल्स फॉर रिलेवेंस, वैल्यू ओरिएंटेशन एंड एक्शन। पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच क्यों आया? रिलेवेंस, वैल्यू ओरिएंटेशन और एक्शन के लिए। इसका की फीचर्स अगर हम देखें तो इसका फोकस था रिलेवेंस और एक्शन पे रैदर देन प्योर डाटा। और ये इट ब्रिंग्स मोरालिटी, इथिक्स एंड जस्टिस बैक इनटू पॉलिटिकल साइंस। मतलब हमने देखा था कि बिहेवियरल अप्रोच में जो है वो वैल्यूज़ को जो है इग्नोर किया गया था फैक्ट्स को फोकस करने के चक्कर में। तो यहाँ पे पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में हमने देखा कि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल साइंस है वो मोरालिटी, इथिक्स और जस्टिस में बैक किया गया। ओके, इट कंबाइंस एम्पेरिकल रिसर्च विथ नॉर्मेटिव गोल्स। पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच जो है वो कंबाइन करता है एम्पेरिकल रिसर्च विथ नॉर्मेटिव गोल्स। इट एडवोकेट्स सोशली रिस्पॉन्सिबल स्कॉलरशिप्स। ओके, इसके बाद इसके अगर हम की थिंकर्स देखें तो डेविड ईस्टन है, डॉलाइट वॉल्डो है। फिर आया कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एक सोशल थ्योरी है दैट आर्ग्यूज रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। जो रियलिटी है वो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन के कंस्ट्रक्शन में बनाई गई है। दैट शेयर बिलीव्स, मतलब ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एंड शेयर्ड बिलीव्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रियलिटी में कंस्ट्रक्टिविज्म आया गया है। क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए? ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एंड शेयर्ड बिलीव्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इट फोकस ऑन आइडियाज, आइडेंटिटीज एंड डिस्करेज। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे फोकस करता था? आइडियाज पे, आइडेंटिटीज पे, डिस्करेज पे। ओके, नॉट जस्ट मटेरियल पावर। मटेरियल पावर के साथ साथ आइडियाज, आइडेंटिटीज एंड डिस्कर्स पे कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है। की फीचर्स अगर हम इसके देखें तो रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरैक्शंस। कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि रियलिटी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरैक्शन से। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो इम्फेसाइज हुआ था नॉर्म, कल्चर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी पे। और कंस्ट्रक्टिविज्म कॉन्ट्रास्ट विथ मटेरियलिज्म, जैसे कि लाइक रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो वैल्यू करता है इंटरप्रिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव और इंटरप्रिटेटिव मेथड जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म में वैल्यू होती है। ठीक है, की थिंकर्स की अगर यहाँ पे बात करें तो अलेक्जेंडर वेंट और पीटर बर्जर एंड थॉमस लुकमन जो है यहाँ पे की थिंकर्स है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म के तो अंडरस्टैंडिंग हाउ द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट इन्वॉल्व ओवर टाइम ड्यू टू शेयर्ड बिलीव्स एंड ग्लोबल नॉर्म। मतलब ह्यूमन राइट के जो आइडिया है वो कैसे ओवर टाइम में इवॉल्व हुआ, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म में हमने देखा है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कम्युनिटेरियन अप्रोच। कम्युनिटेरियन अप्रोच का अगर हम मीनिंग देखें तो कम्युनिटेरिज्म क्रिटिक liberal individualism and argues that individuals are embedded in communities। मतलब individuals जो है वो communities में एक साथ आए हैं and community value and cultures are essential to identify and justice। मतलब किसी एक इंडिविजुअल के आइडेंटिटी और जस्टिस के लिए कम्युनिटी वैल्यूज़ और कल्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह कम्युनिटेरियन अप्रोच का मेन मोटो है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि की फीचर्स क्या है तो की फीचर्स इसमें है कि स्ट्रेसेस कॉमन गुड, शेयर्ड वैल्यू एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिटेरियन अप्रोच क्या करता है? स्ट्रेसेस करता है कॉमन गुड को, शेयर्ड वैल्यूज़ को और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इसके साथ साथ ये वैल्यू करता है कल्चरल ट्रेडिशंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस को। कम्युनिटेरियन अप्रोच क्या करता है? वैल्यू करता है कल्चरल ट्रेडिशंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्रिटिक करता है लिबरल फोकस ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड राइट। कम्युनिटेरियन अप्रोच क्या करता है? क्रिटिक करता है लिबरल फोकस ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड राइट्स। की थिंकर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है माइकल सैंडल,
चार्ल्स टायलर और एस्देर मार्चेंटियर। ओके, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ पंचायत एंड कस्टमरी लॉ इन लोकल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडिया। ओके, मतलब कम्युनिटेरियन अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल हम लेंगे कि रोल ऑफ पंचायत एंड कस्टमरी लॉ, पंचायत और कस्टमरी लॉ का जो रोल है लोकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में वो कम्युनिटेरियन अप्रोच में आता है। उसके बाद हम देखेंगे समरी टेबल। समरी टेबल में हम देखेंगे कि अप्रोच, फोकस, थिंकर और लीगल रिलेवेंस। पॉजिटिविज्म का फोकस किस पे था? फैक्ट पे था, ऑब्जेक्टिविटी पे था, एम्पेरिकल लॉज पे था। उसका मेन थिंकर्स थे कॉम्टे और ऑस्टिन। लीगल रिलेवेंस की अगर बात करें तो एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस और लॉ इज़ नॉट इक्वल टू मोरालिटी। ठीक है। बिहेवियरलिज्म की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल बिहेवियर, डाटा एनालिसिस पे इसका ज़्यादा फोकस था। बिहेवियरलिज्म जो थे उनके थिंकर्स थे ईस्टर्न और डॉल। और लीगल रिलेवेंस अगर हम देखें बिहेवियरलिज्म का तो स्टडी ऑफ लॉ इन एक्शन, पब्लिक रिस्पॉन्स। ओके, अप्रोच अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच की अगर हम बात करें तो उसका फोकस था वैल्यू प्लस फैक्ट्स, मल्टीपल रियलिटीज़। ओके, और इनके मेन थिंकर्स थे कॉर्न पॉपर। उसके बाद लीगल रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल लीगल थ्योरी, इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस। पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो था उसका फोकस था एक्शन, रिलेवेंस और जस्टिस पे। थिंकर्स थे एस्टन और वॉल्डो। और लीगल रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो लॉ एज अ टूल फॉर सोशल चेंज एंड एक्टिविज्म, ये इसका लीगल रिलेवेंस था। और इसके बाद हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन फोकस किस पे था? आइडियाज़ पे था, आइडेंटिटीज़ पे था, डिस्कर्स पे था। और इनके मेन थिंकर्स थे वेंट और बर्गर। और इनके अगर लीगल रिलेवेंस हम देखें तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ, राइट्स एंड जस्टिस। ओके, कम्युनिटेरियन अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसका मेन फोकस था कम्युनिटी पे, ट्रेडिशन पे और कॉमन गुड पे। लेकिन थिंकर्स की अगर बात करें तो सैंडल और टायलर थे। और लीगल रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो कल्चरली रूटेड लॉ और रिस्ट्रिक्टिव जस्टिस पे इसका लीगल रिलेवेंस हमने देखा। अगर आप ये समरी टेबल को ध्यान से देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा आपको सारे के सारे अप्रोचेस को यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, उनके फोकस दिखाई देंगे, थिंकर्स दिखाई देंगे। यह पूरा का पूरा अगर समरी टेबल आपको याद रह जाएगा तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प होगी। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम देखेंगे 5 पॉइंट्स में। कि आपको अगर आप ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स आपको याद रखने में भी आसान है और जल्दी से आप लिख के ज़्यादा मार्क्स ले भी सकते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पे हमें पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन लिखनी है जो कि है पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है स्टेट की, गवर्नमेंट की, पॉलिटिक्स की, पब्लिक पॉलिसीज़ की, इंस्टीट्यूशंस की, पॉलिटिकल बिहेवियर की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज़ आर ऑर्गेनाइज। पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि हाउ सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुई और जो डिसीजंस है वो जो डिसीजंस है वो हुए और उसके साथ साथ हाउ लॉज एंड गवर्नेंस अफेक्ट पीपल्स लाइफ। मतलब इंडिविजुअल्स की लाइफ जो है वो यहाँ पे कैसे अफेक्ट हुई वो भी पॉलिटिकल साइंस में हमें यहाँ पे बताया गया है। अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो अंडरस्टैंडिंग द स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस की वजह से हम स्टेट एंड गवर्नमेंट को एक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस टीचेस अस द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। इट एक्सप्लेन्स द फंक्शंस एंड गवर्नमेंट, legislative, executive and judiciary method. It also students learn types of government, democracy, monarchy, autonomic, etc. उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पॉलिटिकल साइंस इंट्रोड्यूस की concept like sovereignty, separation of power, rule of law and constitutionalism. These are directly relevant to
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्टडीज़। ओके, उसके बाद हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग राइट, जस्टिस एंड सिटीजनशिप। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग राइट, जस्टिस एंड सिटीजनशिप। पॉलिटिकल थेरी जो है लाइक दोज ऑफ लॉकी, रूसो और मार्क्स हेल्प डिफाइंड व्हाट इज जस्ट, फेयर एंड इक्वल। लॉकी, रूसो और मार्क्स जो है उन्होंने हमें हेल्प किया है डिफाइन करने में जस्ट क्या होता है, मतलब जस्टिस क्या होता है, फेयर क्या होता है, इक्वल क्या होता है, ये पॉलिटिकल थेरीज़ के थ्रू हमें पता चला। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस जो है हमें टीच करता है सिटीजनशिप, सिविल लाइबिलिटीज़ और ह्यूमन राइट के बारे में, एज वेल एज ये हमें हेल्प करता है पॉलिसी एंड लॉ मेकिंग में। मतलब पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो हमें पॉलिसी और लॉ मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ हाउ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसीज़ आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। ओके, एक्सप्लेन्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिटिकल विल एंड पब्लिक ओपिनियन। जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिटिकल विल एंड पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, इसके साथ साथ ये प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और पॉलिटिकल अवेयरनेस को पॉलिटिकल साइंस जो है वो प्रमोट करता है। कैसे? बाय एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जैसे कि इंडिविजुअल्स की जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। डेमोक्रेटिक प्रोसेस कौन सी? इलेक्शन हो, डिबेट्स हो, एक्टिविज़म हो, इन सारी चीज़ों में जो इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिकल साइंस के थ्रू इनकरेज की जाती है। ठीक है, इसके बाद बिल्ड्स एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी दैट अंडरस्टैंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिटीजन्स को उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक सिटीजनरी बनाई जाती है पॉलिटिकल साइंस के थ्रू। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। अगर हम देखें कि रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी के साथ क्या है, तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी क्या है और पॉलिटिकल साइंस उसके बिहाफ में कैसे काम करता है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक। सोशियोलॉजी जो होता है वो एक स्टडी होता है सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप की, इंस्टीट्यूशंस की और कल्चरल नॉर्म्स की। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो होता है उसका पूरा फोकस किस पे होता है? स्टेट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे। इट ऑल्सो कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर। पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो सोशियोलॉजी के साथ कैसे रिलेशन में है? क्योंकि वो कंसर्न होता है ह्यूमन बिहेवियर को सोशल स्ट्रक्चर के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन सोसाइटी के साथ। इसकी वजह से वो दोनों इंटर रिलेशन में है एक दूसरे के साथ। देयरफॉर सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री डिसिप्लिन्स। मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, की एरियाज ऑफ इंटरसेप्शन। अगर हम देखें कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी किस एरिया में इंटरसेप्ट करते हैं, तो कुछ की एरियाज़ है जो यहाँ पे आपको बताए गए हैं। फर्स्टली इट विल बी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सच एज स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ब्यूरोक्रेसी फंक्शन विद इन सोसाइटी एंड आर शेप्ड बाय सोशल नॉर्म एंड प्रैक्टिसेस। मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, ब्यूरोक्रेसी फंक्शंस हो, वो किससे शेप होते हैं? सोशल नॉर्म और प्रैक्टिसेस से। इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फैक्टर ऑन पॉलिटिक्स। मतलब सोशल फैक्टर्स का पॉलिटिक्स पे कैसे इन्फ्लुएंस होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर, इथनिसिटी and religion significantly influence political behavior and policy making. Okay, political socialization. This process where individual learn political value and behavior is deeply rooted in a family, education, religion and other sociological factor. ठीक है, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, एजुकेशन, रिलीजन, फैमिली रूट वगैरह वगैरह, वो सारे पॉलिटिकल वैल्यूज़ और बिहेवियर में इंडिविजुअल्स के प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, जब तक हम सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एक दूसरे के साथ जो है इंटरसेप्शन नहीं देख लेते, तब तक हमें इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं पता चलेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ आइडियोलॉजीज एंड बिलीव्स। Social ideologies such as nationalism, feminism, socialism influences political movements and state policies. मतलब social ideology जो होती है वो
स्टेट पॉलिटिक्स के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल चेंजेस, मतलब मास मोबिलाइजेशन अराउंड सोशल इश्यूज, जैसे कि सिविल राइट हो, जेंडर इक्वलिटी हो, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो, ऑफन ब्रिंग सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें सोशल इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है, ठीक है। मतलब सोशल इश्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में भी किया जाता है। अगर हम इंटरसेप्शन की और एक बार बात करें पॉइंट्स की, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इन्फ्लुएंस ऑफ social factor on politics, political socialization, role of ideologies and beliefs, social movement and political changes, etc will be the key areas of intersection. Okay, example की अगर हम बात करें, in India caste dynamics plays a significant role in electoral politics, पार्टी अलाइनमेंट एंड वोटर बिहेवियर। मतलब इंडिया में अगर हम देखें तो कास्ट सिस्टम जो है वो अपने इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करती है, जैसे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो या फिर पार्टी अलायंस हो। मतलब बहुत सारी पार्टीज़ आपने देखी होंगी कि कास्ट वाइज वो अपने आप को डिफ़र कर लेती है और उनका एक वोट बैंक बना लेती है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एज अ एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट इन USA shows how sociological issue of race and inequality influences political action and policy change। मतलब यूएसए में जो ब्लैक लाइव्स मैटर नाम की मूवमेंट हुई थी वो किस तरह से इन्फ्लुएंस किया उसने पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी चेंजिंग में यूएसए के, वो यहाँ पे हमें एज ए एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेशनशिप देखें तो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ, वाइल political science focuses on the governance structures that influence economic policies. The two disciplines intersect in areas related to public finance, economic planning, development policies and पॉलिटिकल इकोनॉमी। मतलब पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, ये दो इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं? पब्लिक फाइनेंस में, इकोनॉमिक प्लानिंग में, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में और पॉलिटिकल इकोनॉमिक में। ओके, की एरियाज ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉलिसी मेकिंग एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज दैट डायरेक्टली अफेक्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इन्फ्लेशन, टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग करता है, किसके, जो कहाँ पे अफेक्ट करता है? इकोनॉमिक वेरिएबल्स को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है पॉलिसी जो इकोनॉमिक वेरिएबल को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिसोर्स अलोकेशन। Political decisions determine how resources are distributed within a society। मतलब पॉलिटिकल डिसीजन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में रिसोर्सेज को, ठीक है, विच इन टर्न अफेक्ट सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। पॉलिटिकल इकोनॉमी, दिस फील्ड स्पेशली analyzes the interaction between politics and economics, including how political forces influence economic decision and vice versa। मतलब कि पॉलिटिकल फोर्सेस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक डिसीजन को, या फिर इकोनॉमिक डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को, ये यहाँ पे हमने देखा है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के रोल को स्टडी करता है। मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनको हम स्टडी करते हैं इन शेपिंग नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। मतलब नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को शेप देने के लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक क्राइसिस कैन लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हुए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होगी। अगर हमें स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चाहिए तो हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इन इंडिया मार्क्ड अ शिफ्ट इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s
led to major shift in economic policy and gave rise to new political ideology. रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ लॉ, इसका अगर हम नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखें तो लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर एंड आर इन्फोर्स बाय स्टेट इंस्टीट्यूशन. लॉ जो है वो गवर्न करता है ह्यूमन बिहेवियर को और इन्फोर्स होता है स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से. ठीक है. पॉलिटिकल साइंस इज क्लोजली connected to law, especially in areas as constitutionalism, governance, legal institutions, right and justice. Political institutions operate within a legal framework and laws are products of political decisions. ठीक है. लॉ जो है वो प्रोडक्ट किसके है? पॉलिटिकल डिसीजन के. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होती है? लीगल फ्रेमवर्क को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती है. की एरियाज ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल लेजिस्लेसी, legislative processes, judiciary and political impact, civil liberties and political rights. यहाँ पे ये दो जो साइंस है, मतलब पॉलिटिकल साइंस और लॉ, इन दोनों की स्टडी यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज कॉन्स्टिट्यूशन विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. Okay. Rule of law and political legitimacy. The legitimacy of any government or political system is rooted in its adherence to the rule of law. Okay. Legislative process. Political science examines how laws are made. Political science जो होते हैं वो एग्जामिन करता है लॉज कैसे बने. रोल ऑफ लेजिस्लेचर, और उसके साथ साथ वो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑन लॉ मेकिंग को. जुडिशरी एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जुडिशरी इज़ बोथ अ लीगल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. जुडिशरी जो है वो बोथ लीगल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है. जुडिशियल डिसीजन स्पेशली इन constitutional matters often have wide ranging political consequences. Okay. मतलब जो जुडिशरी के डिसीजन होते हैं, जुडिशियल डिसीजन होते हैं, उनका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत वाइड रेंज में होता है. सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लोर्स हाउ लॉज प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट राइट. मतलब पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो देखता है कि लॉ जो होते हैं वो कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, एंड हाउ लीगल सिस्टम इंश्योर और अंडरमाइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ये भी दिखता है कि लीगल सिस्टम कैसे इंश्योर करती है, अंडरमाइन करती है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को. ओके. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल विजन एंड लीगल कोडिफिकेशन, serving as a supreme legal document governing political institution. अब यहाँ पे अगर हम तीनों सब्जेक्ट्स का इंटर रिलेशनशिप देखें पॉलिटिकल साइंस के साथ तो उसका एक समरी टेबल यहाँ पे मैंने बनाया. ये भी अगर आपने याद कर लिया तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा.